हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स की बात करेंगे। हमारा जो कोर्स है वो ऊप है, लेकिन इससे पहले जो है वो प्रोग्रामिंग की बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम जो है वो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं कि वो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका ऑर्डर मैटर करता है। और अगर आप प्रोग्राम की थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, इसकी बेस क्या है, तो प्रोग्राम की जो बेस है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इनिशियली एल्गोरिदम आया, और एल्गोरिदम क्या था कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको अगर रियल लाइफ में आप देखें तो जैसे कि चाय बनाना या कोई केक बनाना। अच्छा, चाय बनाने की एग्जांपल को अगर आप लें तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने सिर्फ चीनी डाल दी, शुगर ऐड कर दी और आपने टी ऐड कर दी तो आपकी चाय बन जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको दूध ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर टी ऐड करनी पड़ेगी, फिर शुगर ऐड करनी पड़ेगी। यानी हर एक चीज़ है उसकी एक तरतीब है। तो ये जो ऑर्डर है ये मैटर करता है। इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर भी कि सबसे पहली बात ये है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, कि एक इंस्ट्रक्शन नहीं होगी बल्कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगी और वो किसी ऑर्डर के अंदर होंगी और उनका ऑर्डर मैटर करेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यूज़ किया गया है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये जो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम है ये क्या है? ये एक प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले लिखी जाने वाली स्टेटमेंट है। ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्यों कहेंगे? कि जो कंपाइलर है आपका वो एग्जीक्यूशन के टाइम सबसे पहले जो लिंक करता है जब, तो इस चीज़ को वो यहाँ पे ले आता है। बेसिकली ये क्या है? आयोस्ट्रीम यानी एक हेडर फाइल है, इसको आप हेडर फाइल भी कह सकते हैं। एक हेडर फाइल है जो एक जगह पे पड़ी हुई है और उसका सारा कोड यहाँ पे ऐड हो जाता है और उसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है सी आउट को। अच्छा, अगर हम दूसरी लाइन की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी से क्या मुराद है कि ये एक नेम स्पेस बना दी गई है जिसका नाम है एसटीडी। अगर मैं ये वाली लाइन स्किप कर दूँ तो मुझे फिर ये जो सी आउट का फंक्शन है, बेसिकली सी आउट डिफाइंड है इस आयो स्ट्रीम के अंदर, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। तो अगर मैं सी आउट का जो फंक्शन है इसको विदाउट मेंशनिंग दिस सेकंड लाइन, इस लाइन को ऐड किए बगैर अगर मैं कॉल करूं तो मैं कैसे कॉल करूंगा, मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा हर जगह पे std::। अब चूँकि मैंने ऊपर ये वाली लाइन ऐड कर दी हुई है सेकंड लाइन, तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। अदरवाइज़ अगर ये लाइन ऐड नहीं की हो तो मुझे ये std::, ऐड करना पड़ेगा। तो चूँकि नेम स्पेस हमने std वाली यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है, मेंशन कर दिया है, तो हमें सी आउट हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो सी आउट क्या है? सी आउट जो है कंसोल के ऊपर आउटपुट देगा, जब आपका जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो ऑपरेटर है इसको कहा जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। अब ये क्या करता है? इसका काम ये है कि ये जो लेफ़्ट साइड पे सी आउट है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ जो राइट साइड पे होती है उसको इसके अंदर मूव कर देता है। तो ये है आपका एक बेसिक जो है एक प्रोग्राम, उसकी इन 2-4 स्टेटमेंट्स थी जो हमने देखी हैं। अब हम आगे मूव करेंगे, हम देखेंगे कि प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्राम के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे बेस या बेसिक जो चीज़ है वो क्या है? वेरिएबल्स हैं। अच्छा, वेरिएबल क्या है? कि वेरिएबल जो है एक कंटेनर है जो क्या करता है कि आपके मेमोरी के अंदर, इस तरह से अगर आपकी मेमोरी है, मेमोरी बेसिकली क्या है? रैम। वहाँ पे आप देखते हैं कि इस तरह से स्पेसेस बनी हुई होती हैं रैम के अंदर। वहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोकेशन जो है जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो रिज़र्व हो जाता है। जैसे कि ये वाली कोई जगह रिज़र्व हो जाए एज के लिए। ठीक है जी। अब हमने इस प्रोग्राम को हम देखेंगे, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक वेरिएबल एज। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी टाइप, ये जो इंट है ये इसकी टाइप है, एज वेरिएबल का नाम है और 20 इसकी वैल्यू है। आप देखो अगर डेफिनेशन के अंदर किसका नेम होगा, इसकी टाइप होगी और इसकी कोई वैल्यू होगी। अब जो टाइप है
वो टाइप ये बताएगी। ये आप देखिए यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है कि अगर हमने इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम उसकी टाइप वेरिएबल की इंट डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे की गई है। अगर हमने कोई डेसिमल नंबर यानी कोई पॉइंट वाला कोई फ्रैक्शन वाला नंबर जैसे 85.5 यहाँ पे मेंशन्ड है, किसी के मार्क्स हैं, तो उसके लिए टाइप जो बता दी गई है प्रोग्रामिंग के अंदर वो है फ्लोट। इसी तरह से अगर कोई सिंगल कैरेक्टर की अगर हम बात करें वो स्टोर करवाना हो तो उसके लिए चार या कैरेक्टर की जो टाइप है वो बता दी गई है। तो क्या फॉर्मेट हुआ कि सबसे पहले है आपकी डाटा टाइप, फिर आपका वेरिएबल का नेम और दरमियान में इक्वल टू विच इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और वैल्यू जो है वो 20 और सेमी कलन एंड के ऊपर आ जाता है, जो किसी भी स्टेटमेंट को एंड करता है। अगर आप देखें तो ये मैंने डबल स्लैश इंटीजर करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली कमेंट्स हैं। ये क्या है, ये कमेंट्स हैं जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप ऐड करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, कमेंट्स। अच्छा, अब ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मैं इसको 2 लाइंस में लेके जाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के साथ करूँगा, तो ये मल्टी लाइन कमेंट इस तरह से ऐड किया जाता है। अब कमेंट क्या करता है, कमेंट आपके किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है उसकी उस चीज़ को इग्नोर कर देता है कंपाइलर के, ये कमेंट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। ये इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम जो एग्जीक्यूशन है वो ज़रा देखते हैं साथ साथ। जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि ये 2 जो लाइंस हैं ये ऐड जब कर लेते हैं आप तो फिर ये काम नहीं करना पड़ता है एसटीडी आउट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोग्राम इस तरह से है, इनिशियली ये मैं रन कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि कमेंट जो है वो स्लैश स्लैश के साथ आप कर देते हैं तो कमेंट हो जाता है। अब इस केस में मैंने आपको बताया था कि ये एसटीडी कॉलन कॉलन के साथ। अब अगर मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। आपको थोड़ा सा चेंज बताने के लिए मैं साइन एक्सक्लेमेशन 4 बार ऐड कर देता हूँ। ये देखें जी आ रहा है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, ये एरर आ गया ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें ये जब लाइन हम अनकमेंट करते हैं, मतलब ये नेम स्पेस जब यूज़ करते हैं तो एसटीडी आपको यूज़ नहीं करना पड़ता। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, जो हमारा दूसरा था प्रोग्राम, जिसमें हम देख रहे थे वेरिएबल्स वाला जो प्रोग्राम था, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और हम चल के इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा जी, अगेन ये दोनों लाइनें आपको क्लियर हैं। मेन का ये फंक्शन है, हम फंक्शंस पे आएंगे, आगे बात करेंगे। उसके बाद ये वेरिएबल है जैसे बताया गया है आपको। अच्छा, जो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट वाला था उसको देख लेते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट है, और अगर मैं कहता हूँ कि ये एक कमेंट है और यहाँ पे लिखता हूँ तो ये एरर आ गया है क्योंकि ये मल्टी लाइन में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ इसको कि ये मैं ले लेता हूँ कमेंट गोज़ हेयर, और यहाँ पे इसको ला के मैं क्लोज़ करूँगा। ये मल्टी लाइन कमेंट की स्टार्टिंग है स्लैश और स्टेरिक और स्लैश उसकी क्लोजिंग है। ये यूज़ क्यों होते हैं, ये प्रोग्रामिंग के अंदर इसलिए यूज़ होते हैं कि जब जैसे मैं काम कर रहा हूँ मेरे बाद कोई और आके काम करे, या शायद इसी प्रोग्राम को मैं 1 मंथ के बाद देखूँ तो मुझे इसको अंडरस्टैंड करना शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाए कि ये मैंने बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत कम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं तो हर स्टेटमेंट के साथ कुछ कमेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि ये रीडेबल हो जाए, लेटर ऑन इस पर काम करना आसान हो और कोई भी देखे तो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की, तो आप देखिए यहाँ पे ये है एक वेरिएबल एज इज़ इक्वल टू 20। फिर फ्लोट के लिए हमने बताया कि डाटा टाइप फ्लोट होगी, उसका नेम है मार्क्स और वैल्यू जो है 85.5। अगर मैं इंटीजर के अंदर ये 0.5 या कोई ऐसी फ्लोट वाली वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूँ तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए। हाँ, तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये इसने क्या किया, इसने
जो है फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो मिस कर दिया, सिर्फ इंटीजर जो है उसको लिया इसने। तो इसलिए फ्लोट के लिए इन्होंने ये वाली डाटा टाइप बताई है, और कैरेक्टर के लिए CHR वाली, और स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करती है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, जैसे नाम हो गया या ईमेल एड्रेस हो गया या किसी का एड्रेस हो गया या इस तरह की कोई डिटेल होगी। अब आप देखेंगे सी आउट के अंदर क्या किया गया है, नेम कॉलन। इसको ज़रा समझिए, डबल कोट्स के अंदर जब उसने नेम लिखा है तो ये वाली जो चीज़ है ये एज इट इज़ जो है वो आउटपुट के ऊपर आ जाएगी। अच्छा, इसी लाइन को आप मल्टी लाइन्स में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सी आउट, जब मेरा आउटपुट आए वहाँ पे नेम इस तरह लिखा हुआ आए और फिर जो है उसके आगे नेम आ जाए। ठीक है, अब ये क्या है, इस लाइन को हम कमेंट करके ज़रा आउटपुट में चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। अब ये देखिए नेम अली आ गया है। इसका मतलब यह है कि नेम कॉलन जो है ये क्या है, ये स्ट्रिंग है जो मैंने दी है जो डिस्प्ले होगी, और आगे ये वेरिएबल से वैल्यू आ रही है नेम में। वो क्या स्टोर्ड है, नेम के अंदर अली स्टोर्ड है, तो वो वहाँ से फेच होके आ रहा है। अब जो उन्होंने एक लाइन के अंदर काम किया हुआ है उसको ज़रा समझिए कि ये सारा काम एक लाइन में भी हो सकता है। उसने कहा नेम के अंदर जो है कॉलन ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कराओ, उसके बाद नेम दिखा दो, नेम के अंदर अली स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉमा और एज, ये एक स्ट्रिंग है ये एज इट इज़ आ जाएगी, और फिर एज जो वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर्ड है 20 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ और कोई चीज़ ऐड करूँ जैसा कि मार्क्स हैं, तो मैं क्या कहूँगा, अगेन ये इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ पे मैं डबल कोट्स दूंगा और लिखूँगा मार्क्स, और कॉमा भी ऐड कर देता हूँ, मार्क्स कॉलन स्पेस डबल कोट्स, अगेन ये इंसर्शन ऑपरेटर, और मैं वेरिएबल का नाम लिख दूँगा जो है मार्क्स। तो अब क्या होगा, इसके आगे अपेंड हो जाना चाहिए मार्क्स कॉलन, और जो नंबर है मेरे 85.5 ये इसके आगे आ जाएगा। ये देखें जी, ठीक है, नेम आ गया, एज आ गया और मार्क्स आ गया। तो यहाँ से आपको जो है वेरिएबल्स के वो वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, और वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी डाटा टाइप डिफरेंट होती है, जिस तरह का डाटा होगा उस तरह की टाइप डिफाइन की जाएगी। ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट अब मूव करेंगे। अच्छा जी, ये अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। डेफिनेटली आप वेरिएबल्स बना रहे हैं और वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो ये कोई इसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। आप डेफिनेटली इसको आगे यूज़ करेंगे, इसके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आप देखते हैं कि ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स किससे है, ऑपरेशंस से। अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो ऑपरेटर्स हैं, ये क्या करते हैं कि डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो उनको ऑपरेटर्स कहा जाता है। अब अगेन ये दोनों लाइंस हैं जो हर प्रोग्राम में हैं। इंट मेन है, इस पर हम बात करेंगे ये कि मेन फंक्शन से। एक बात ज़हन में रख लें कि किसी भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है C++ तो सी के अंदर ये मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए गए हैं, A और B, दोनों को वैल्यूज़ दे दी गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोई नई चीज़ भी महसूस होगी कि एक ही लाइन के अंदर इन्होंने कॉमा सेपरेटेड दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं। लेकिन याद रखिएगा ये तब किया जा सकता है जब आपके दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम टाइप के हों। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल को कॉमा के साथ इस तरह आप मेंशन कर सकें। ये जब एक ही तरह के इंट टाइप के दोनों हैं तो आपने इंट a=10 कॉमा b=3 ये आपने दे दिया, तो ये कोई मसला इसका नहीं है, और ये भी एक मेथड है। अब नीचे अगर आप देखें तो ये लिखा गया सी आउट a+b। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और a+b बेसिकली जो आगे लिखा गया है जो डबल कोट्स के अंदर नहीं है, ये और ये, इसके ऊपर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। a में हमने स्टोर किया हुआ है 10 और b के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे 10+3। ठीक है जी, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 13। इसी तरह से ये कौन से ऑपरेटर्स हैं आपके पास, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनको कहा जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो दूसरा क्या आप कर सकते हैं, आप कुछ दो नंबरों को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि क्या एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा है, क्या एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, या तीसरा आप कह सकते हैं कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है। तो इसको क्या कहा जाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स।
कौन से ऑपरेटर्स? रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ये कंडीशन जो लगाई हुई है ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसको अगर आप देखें ज़रा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी क्या करता है? ये चेक करता है कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर आप इसको देखें तो ए में क्या पड़ा हुआ है? 10 इज़ ग्रेटर देन बी के अंदर पड़ा हुआ है 3, 10 इज़ ग्रेटर देन 3, तो क्या है? ये ट्रू है। तो आप देखोगे आउटपुट में जाके इनका हम रिजल्ट भी चेक करेंगे। लेकिन तीसरी चीज़ हम देख लेते हैं जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एंड, और, एंड नॉट। एंड और एंड नॉट। ठीक है जी। अच्छा, एंड और नॉट क्या है? ये जो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एंड है। और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे दो आपकी स्ट्रेट ये जो लाइन होती है इसके थ्रू। और नॉट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका होता है, इसके थ्रू आप नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये आपके क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। यानी कि जब आपने दो कंडीशंस को कंबाइन करना होगा, यानी कि ये भी हो, कंडीशन मेट करे, दूसरी भी हो, तो एंड होगा। दोनों अगर हो, अगर हम कहें कि एक हो या ये कंडीशन हो और ये कंडीशन हो, तो उसके लिए हम और यूज़ करेंगे। नॉट क्या है? कि किसी भी कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ले जाके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट कर लिया गया है और इसको रन करने की कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी, मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स के अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये सी आउट क्या करेगा? कंसोल के ऊपर एज इट इज़ ले आएगा। तो ये ले आया यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू, अब a प्लस बी क्या है? इन दोनों का मैंने बताया था सम होगा, तो वैल्यूज़ आ जाएंगी इनकी 10 + 3 13, ये रिजल्ट आ गया। अब दूसरी लाइन पे आ जाएं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a ग्रेटर देन b इक्वल टू, ये डबल कोट्स के अंदर है, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, a ग्रेटर देन b इज़ इक्वल टू। अब हमने नेक्स्ट क्या कहा था कि क्या a b से बड़ा है, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा था इसको, उसका रिजल्ट क्या है? ट्रू। ट्रू को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जब हम प्रिंट करते हैं तो 1 वहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये कंडीशन ट्रू है तो 1 आ गया। अगर मैं इसको ये कहता हूँ, यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूँ, मैं कहता हूँ a इज़ लेस देन b, अब आप देखेंगे कि ये 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो ये बताएगा कि जो है ये कंडीशन फॉल्स है। a इज़ लेस देन b फॉल्स है ना, क्योंकि आप देखें a के अंदर 10 है और b के अंदर 3 है। क्या 10 लेस देन है 3 से? अगर इसको मैं लिखूं, क्या 10 लेस देन है 3 से, तो आप सब कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कंडीशन फॉल्स है। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे एक्चुअली जब एग्जीक्यूट होगा तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। तो हम रन करके देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे ये क्या आ गया? 0। अब जो लॉजिकल वाली बात हमने की कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनकी बात हम करें, तो दो कंडीशंस को हम कंबाइन करने जा रहे हैं। एक है a इज़ ग्रेटर देन 5 एंड b इज़ लेस देन 5। क्या a 5 से बड़ा है और b 5 से छोटा है? आप देख सकते हैं कि a जो है वो 10 है, 5 से बड़ा है, और b 3 है, 5 से छोटा है। तो अब यही कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है। ये तो आपका आउटपुट में एज इट इज़ नज़र आएगा, और ये जो चीज़ है इसका रिजल्ट प्रिंट होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या रिजल्ट आया? 1, कि कंडीशन आपकी ट्रू है कि a जो है वो 5 से बड़ा है और b 5 से छोटा है। अब अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करूं आपको ये दिखाने के लिए कि जो एंड ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो दोनों कंडीशंस को चेक करता है, इसको भी और इसको भी, दोनों का रिजल्ट देख के वो चेक करता है कि क्या इसके अंदर भी 1 है, ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, तब वो ट्रू करेगा। अब मैं एक कंडीशन को फॉल्स करके देखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्या b जो है वो 5 से बड़ा है, तो क्या ये कंडीशन गलत हो जाएगी ना? 3 5 से बड़ा नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि जब एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा? आपके रिजल्ट को फॉल्स डिक्लेयर कर देगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये जो 1 है इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 0 आ गया। क्या हो गया? कंडीशन फॉल्स हो गई। अब अगर मैं इसको ऐसा करूं कि मैं इस एंड को चेंज कर दूं और के साथ, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर और कर दिया जाए तो एक कंडीशन भी ट्रू हो, या ये कंडीशन ट्रू हो, या ये कंडीशन ट्रू हो, तो क्या होगा? आपका आउटपुट में ट्रू आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। हम ज़रा इसको करके देखते हैं।
हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखें हमारे आउटपुट के अंदर ये 1 आ गया, ट्रू हो गया। यानी कि अगर ए कंडीशन भी ट्रू है तो वो ट्रू कर देगा कि ए इज़ ग्रेटर देन 5, ये वाली कंडीशन तो ट्रू थी। अब हम ऐसा करते हैं कि हम कंडीशंस दोनों फॉल्स कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आर के केस में अगर दोनों कंडीशन फेल्स हैं, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ बी इज़ लेस देन 5, ए इज़ लेस देन 5 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 5। तो दोनों को देख लो, यहाँ पे 10 क्या 5 से छोटा है? नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स है। और बी 3 है, ऊपर हमने स्टोर किया बी 3 है, क्या वो बड़ा है 5 से? नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो आपके यहाँ पे 0 आ जाएगा। जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे आउटपुट में फॉल्स आ गया क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है। अब अगर नॉट को समझने की कोशिश की जाए तो मैं इसको यहाँ से हटा के मैं पहले ट्रू कंडीशन लगाता हूँ। मैं ट्रू कंडीशन लगाता हूँ कि क्या ये जो है वो लेस देन है 12 से। तो मेरा ख्याल आप सब इसको एग्री करेंगे कि ए के अंदर 10 स्टोर्ड है, वो 12 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है। तो हम रन करते हैं। जी ये देखिएगा ये कंडीशन ट्रू है। अब हमने जो है इसको रिवर्स कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक चीज़ और नोट कर लें यहाँ पे कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये आप देख लो ये चेंज नहीं हो रही है, इसलिए कि ये जो हमने प्रिंट कराई हुई है इसको चेंज करेंगे तो चेंज होगी। ये एज इट इज़ प्रिंट होती है, ये डबल कोट्स के अंदर है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि इस कंडीशन को मैंने रिवर्स करना है, तो मैं कर देता हूँ इसको नॉट। लेट्स सी क्या करता है, रन करते हैं। तो वहाँ पे 0 हो जाना चाहिए 1 की जगह पे। ये देखिएगा कि आपकी कंडीशन ट्रू थी, उस पूरी कंडीशन का नॉट हो गया। यानी कि अगर 1 आ रहा था तो 1 को 0 कर देगा, अगर 0 आ रहा था तो उसको 1 कर देगा। ये हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी इसलिए एक्सप्लेन किया अच्छे से। अरिथमेटिक को और रिलेशनल को और लॉजिकल ऑपरेटर्स, दो कंडीशंस को जब कंबाइन करें या किसी कंडीशन को रिवर्स कर दें। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि जो इनपुट और आउटपुट है ये किस तरह से काम करता है। सी इन और सी आउट की जो बात हो रही है कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं और स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कैसे दिखाते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गया है। आपने देखा है यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन एक वेरिएबल बनाया गया है, इसको वैल्यू अभी साइन नहीं की गई। और फिर हमने एक यूज़र को मैसेज दिया सी आउट के थ्रू। अगर हम सी आउट को देखें तो सी आउट क्या है, बेसिकली सी आउट मैंने आपको बताया था एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या करता है, इसके दरमियान में एक इंसर्शन ऑपरेटर है जो क्या करता है कि एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है या वेरिएबल की कोई वैल्यू है या जो भी कोई स्ट्रिंग है या कोई चीज़ है, वो ये इंसर्शन ऑपरेटर सी आउट को दे देता है। और सी आउट क्या करता है, इसके अंदर ये फंक्शनलिटी डिफाइन कर दी गई है कि ये आपके जो स्क्रीन है, जो मॉनिटर है या जो एलसीडी है या जो एलईडी है, उसके ऊपर क्या कर देता है, आपका जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देता है। इसी तरह से अगर हम बात करें सी इन की, तो सी इन क्या करता है कि जो ये जो ऑपरेटर है इसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है जी। अब ये क्या करता है कि जो वैल्यू इसके जो है राइट पे पड़ी होती है, कोई वेरिएबल के अंदर है, डेफिनेटली ज़्यादातर ऐसा ही है कि वेरिएबल के अंदर ही होती है कोई वैल्यू। तो सीन क्या करता है कि आपके कीबोर्ड से वैल्यू लेता है, जो वैल्यू आती है वो किसके अंदर चली जाती है, सीन के अंदर, कीबोर्ड से। ये प्रॉम्प्ट बेसिकली करता है यूज़र को कि आप वैल्यू इंटर करें। जब यूज़र ने वैल्यू इंटर की तो वो सीन से होती हुई आपका जो भी वेरिएबल आपने डिफाइन किया होता है उसके अंदर चली जाती है और वहाँ पे स्टोर हो जाती है। अब इस केस में क्या होगा, हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि यूज़र को से पूछा जाएगा कि अपनी एज इंटर करें, तो वो अपनी एज इंटर करेगा, फिर हम सी आउट के थ्रू ये वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी और हम यूज़र को दिखा देंगे कि आपकी एज ये है। आइए देखते हैं ज़रा। एक नंबर प्रॉम्प्ट कर रहा है यूज़र से, ये आप देखें इसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है बेसिकली। आपके सामने है कि वो कह रहा है कि टाइप अ नंबर, और ये नीचे प्रॉम्प्ट कर रहा है यूज़र को कि कोई नंबर एंटर करो। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 12। अब वो नीचे डिस्प्ले कर देगा कि आपने जो नंबर इंटर किया है वो 12 है, और आप देखो कि यहाँ पे एक्स में वो स्टोर हो जाता है, तभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर देता हूँ तो नंबर इज़ 12। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर जो है एक्स के अंदर स्टोर्ड हुआ है, तभी यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो सी इन क्या कर रहा है कि यूज़र का इनपुट लेके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है, और सी आउट क्या करता है कि आपके आउटपुट स्ट्रीम है बेसिकली, जो आपके मॉनिटर के ऊपर आपका जो है, जो वैल्यू आप देते हैं वो उसके ऊपर
डिस्प्ले कर देता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये ऐसी कोई चीज़ है जो कंट्रोल कर दे लेती है प्रोग्राम के फ़्लो को। तो इसमें दो तरह की चीज़ें, एक आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और दूसरे लूप्स हैं। अब क्या करता है कंडीशनल स्टेटमेंट, बेसिकली कोई डिसीजन किया जाता है, उस डिसीजन की बेस पे कोई काम होता है कि ये काम होगा या ये काम नहीं होगा। इसी तरह से जो लूप्स हैं आपके, वो भी रिपीट करवाते हैं किसी एक ही तरह का, एक ही नेचर का जो काम है। जब उसको बार बार करना हो, जैसे कि नंबर प्रिंट करने हो हमने 1 से लेकर 100 तक, तो हम उसको 100 स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम एक लूप लगा देंगे और लूप कंट्रोल वेरिएबल के थ्रू हम कंट्रोल कर लेंगे नंबर को 1 2 3 4 5। इसको हम आगे देखेंगे। पहला जो प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पे है वो है इफ एल्स को बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। तो ये आप देखो, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर इफ एल्स और स्विच को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे अभी हम इफ एल्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने पहली लाइन देखें, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसमें जो जिसका नाम है मार्क्स और इंटीजर टाइप का है, और यूज़र को कहा गया कि आप नंबर इंटर करें। यूज़र ने नंबर इंटर किए, तो उसके बाद ये चेक कर रहा है यहाँ पे, ये सिंटैक्स है इसका, ये आपने इसको समझना है थोड़ा सा, कि अगर इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कि अगर जो नंबर हैं, जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसी तरह से ही होगा कि जो नंबर हैं अगर वो 50 हूँ या 50 से ज़्यादा हूँ, तो क्या हो, सी आउट करवा दो कि आप पास हो गए। अदरवाइज़ आप ये कह दो कि जी आप फेल हो गए। एल्स, अगर इफ़ ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके नीचे जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो एल्स पार्ट में आ जाता है, तो वो यहाँ से आके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसने इन कंडीशन स्टेटमेंट्स ने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर लिया कि अगर इफ़ की जो कंडीशन है ये ट्रू हो रही है, तो ये स्टेटमेंट कि किस तरह से रियल लाइफ में आप कोई कंडीशन इम्पोज कर देते हैं कि अगर ऐसा हुआ, जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अगर तुमने बहुत अच्छे नंबर लिए, अगर आपने बहुत अच्छे नंबर लिए, अगर आपने ए ग्रेड लिया, आपने 80% मार्क्स लिए, तो हम आपको बाइक लेके देंगे, हम आपको गाड़ी लेके देंगे। तो ये जिस तरह से रियल लाइफ में कंडीशंस है, उसी कंडीशन को मॉडल किया गया है प्रोग्रामिंग के अंदर कि अगर नंबर जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं तो पास दिखा दो, अदरवाइज सी आउट करा दो कि आप फेल हैं। अब इसकी एग्जीक्यूशन हम देखेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ और हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। आप देखें कि 54 वैल्यू दी गई है और कंडीशन ने देखा कि क्या ये 50 से ज़्यादा है, तो हम ये ट्रू हो गई और पास यहाँ पे आ गया। अब आप इसको ज़रा 50 करके देखें, जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन है, इसको ज़रा आपने आपके समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप ये देखें कि यहाँ पे लिखा गया है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे पास आना चाहिए, क्योंकि 50 दिया गया है और 50 50 के बराबर है, ये देख रहे हैं। अगर मैं इस इक्वल टू को यहाँ से स्किप कर देता हूँ तो फिर क्या होगा। अब नंबर उसके 50 हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो फेल हो जाएगा। ठीक है, यू फेल्ड। अब वो इफ़ को छोड़ के ये एल्स ब्लॉक के अंदर चला गया है। तो जो इक्वल टू, अब आप समझ गए होंगे कि इक्वल टू क्यों ज़रूरी है, कि 50 नंबर हो तब भी पास है, 50 से ज़्यादा हो तब भी पास है, तो उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन लगाई जाती है। अब हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखने के लिए कि इफ़ वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट ही ना हो और एल्स में चला जाए, हम कहते हैं कि वो फेल ही है, तो हम नंबर दे देते हैं 49। अब आप देखेंगे कि इफ़ एल्स किस तरह से काम करते हैं। अब वो एल्स पार्ट में जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यू फेल्ड, यानी कि अब इस पार्ट को स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्या 49 जो है, इसको हम अगर ज़रा देखें किस तरह से है, 49 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50, क्या ऐसा है? क्या 49 50 के बराबर है या 50 से बड़ा है? नहीं है। तो ये वाली लाइन छोड़ के एल स्पॉट में आ जाएगा और ये यहाँ से यू फेल्ड को प्रिंट कर देगा, और ये इसने कर दिया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर लूप्स। लूप क्या है? कि किसी एक काम को रिपीटेटिवली परफॉर्म करना, उसको कहा जाता है लूप। अब लूप के अंदर अगर आप देखें तो लूप कितनी तरह के हैं। एक फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, इसके अलावा फॉर ईच भी होता है। इन लूप्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इनके डिफरेंस के ऊपर। लेकिन अभी आप लूप को सिर्फ अगर आप अंडरस्टैंड करें तो लूप क्या है। लूप तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। अच्छा, कोई भी आपके पास सिचुएशन हो ना,
कहाँ पे लूप यूज़ होगा? आप ये कहते हैं कोई ऐसी सिचुएशन है कि उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और वो ग्रो कर रहा है और आगे जा रहा है और उसका कोई एंडिंग पॉइंट है, कहीं पे जाके वो बात ख़त्म हो रही है। जैसे कि नंबर्स का पैटर्न है, आप कहते हैं 1 से लेकर अप टू 100, ठीक है? तो इस सिनेरियो में भी आप क्या, आपके माइंड में आ जानी चाहिए बात कि यहाँ पे लूप यूज़ होगा। अगर एक और भी सिचुएशन होती है कि आप का कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और वो नीचे जा रहा है और नीचे जाके किसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, इस केस में भी आपका क्या होगा, लूप यूज़ होगा। कैसे कि आप कहते हो कि 50 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और वो नंबर 1 तक जा रहे हैं। अच्छा, इन दोनों सिचुएशंस को आपने सामने रखना, हम दोनों पे बात करेंगे। अब अगर ये जो एग्जांपल आपके सामने है, आप देखें इसका सिंटेक्स क्या है कि फॉर जो है आपका कीवर्ड है, कीवर्ड पे हमने बात नहीं की। इफ़ हो गया, एल्स हो गया, इंट है, ये जितनी डाटा टाइप्स हैं, फॉर है, वाइल है, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि सिस्टम ने या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने लिए रख लिए हैं। इनको यूज़ करते हुए आप वेरिएबल नहीं बना सकते, आप किसी फंक्शन का नाम नहीं रख सकते, आप इस तरह की कोई भी यूज़र डिफाइंड चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम ने अपने लिए रखे हुए हैं। अब फार जो है वो कीवर्ड है, ये जो पैरेंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आके एंड हो रही है, ये बड़ी अंडरस्टैंडेबल समझने वाली बात है कि कहीं से आपकी ब्रैकेट ये वाली जो है पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है और उसके दरमियान में आपने 3 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। क्या? कि आपका जो वेरिएबल है उसकी, ये ऊपर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि उसकी टाइप क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कि 1 से शुरू करें, टर्मिनेट कहाँ पे करें, लेस देन इक्वल टू 5। हमने पहले देखा इक्वल टू से क्या मुराद है कि 5 तक जाएगा, 5 भी इसमें इंक्लूड है, और आई प्लस प्लस ये कोई है एक और चीज़ आपकी स्टेटमेंट आ गई जो ये बताती है कि आपने डेफिनेटली 1 से 5 तक जाना है। अगर आप 1 से 5 तक जाने के लिए दरमियान में किसी चीज़ का इजाफा नहीं करेंगे तो आप 5 तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी आई जो है उसके अंदर 1 का इजाफा कर रहे हैं। अब आगे लूप की बॉडी आ जाती है, ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गई। लूप की बॉडी के अंदर क्या है उसकी, ये आपकी करली ब्रेसेस स्टार्ट है और ये क्लोज है। दरमियान में आपने लिख दिया है, ये बॉडी है, यहाँ पे आपने लिखा है सी आउट कर दो नंबर को, ये जो है स्ट्रिंग एज इट इज़ आ जाएगी, और आई जो है वो आपका लूप कंट्रोल वेरिएबल जिसकी मैं बात कर रहा था, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। आ जाएगा लिखा हुआ आपके आउटपुट पे नंबर कॉलन 1। फिर ये एंड एल एंड पे इसको भी देख लें, एंड एल से क्या मुराद है, ये मैनिपुलेटर है। ये क्या करता है कि आपके जो है एक नई लाइन ऐड कर देता है, यानी कि जहाँ पे आपका जो प्रिंट है, जो प्रिंट आउट हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे लाइन ब्रेक करके न्यू लाइन पे चला जाएगा एंड एल के थ्रू। तो अब आपका आउटपुट किस तरह से आएगा, नंबर कॉलन 1, फिर नई लाइन आ जाएगी नंबर कॉलन 2, यानी कि आपका लूप जो है पहली बार जब एग्जीक्यूट होगा क्या आ जाएगा 1, क्या 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। अब वो इसके अंदर आके प्रिंट कर देगा नंबर 1, फिर वो ऊपर जाएगा नंबर के अंदर प्लस प्लस करेगा, नंबर इसके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर कंपेयर करेगा कि क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर लूप के इसके अंदर आ जाएगा, बॉडी में एग्जीक्यूट करेगा नंबर कॉलन और आई की जगह पे 2 प्रिंट करके फिर वापस ऊपर आ जाएगा यहाँ से और आई की वैल्यू के अंदर 3 कर देगा। ठीक है, अब 3 को अगेन कंपेयर करेगा, क्या 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी ट्रू, फिर बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में आने के बाद यहाँ पे नंबर 4 प्रिंट कर देगा, सॉरी 3 प्रिंट कर देगा, फिर ऊपर आएगा आके आई के अंदर प्लस प्लस करेगा, पहले आई की वैल्यू 3 थी, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब 4 को वो क्या करेगा, अगेन यहाँ पे आके 4 को कंपेयर करेगा, क्या 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और नंबर के अंदर 4 प्रिंट कर देगा। अब ऊपर आके दोबारा जो है इसकी वैल्यू क्या कर देगा 5 प्लस करेगा, तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब कंपेयर करेगा, क्या 5 जो है 5 से लेस देन या इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे नंबर 5 प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि फिर उसके अंदर प्लस प्लस करेगा, 5 से वैल्यू उसकी कर देगा 6 करने के बाद जब कंपेयर करेगा तो आप देखेंगे 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इस लाइन पे, इस बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा कि एक लाइन को यूज़ करते हुए हमने ये 5 जो है नंबर प्रिंट कराए हैं। अगर आप इस 5 की जगह पे 100 कर दें, हम अभी करके देखेंगे एग्जीक्यूशन में, तो आप देखेंगे कि 100 तक वो प्रिंट कर लेगा। तो इस लूप ने क्या किया कि आपके लिए इतनी आसानी कर दी कि आप फ्यू लाइंस को यूज़ करते हुए एक रिपीटेटिव टास्क को
कितनी एफिशिएंटली आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे मैं अगेन लिख भी देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद टर्मिनेशन कंडीशन, और कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अगर हमने स्टार्ट किया है, वो भी मैं करके बताता हूँ। 1 से 5 तक गए, अगर हमने 5 से 1 तक आना हो तो तब क्या करेंगे, ये सारा हम कोड के ऊपर चल के देखते हैं। आइए, ये आपका जो है ये देख लें आप, ये नंबर 1 2 3 4 5। अब आप देखें कि ये नंबर तो उसी तरह से आ रहा है, ये आई जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। पहली बार 1, दूसरी बार 2, फिर 3 4 एंड 5। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मैं इसको 50 कर दूं या 100 कर दूं तो फिर क्या होगा। आप देखिएगा कि 100 तक ये जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए जी, आउटपुट आ गया है। ये देखिए नंबर 1 2 3 और ये अप टू, ये देखिए लास्ट पे 100 तक ये जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको 50 कर दूं आपको समझाने के लिए, तो ये आप देखिएगा कि 50 तक जाएगा। ये देखिए जी, ये लास्ट वैल्यू आपके सामने 50 है। तो अब आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि लूप जो है कितना आपको एफिशिएंटली कोई काम करके दे रहा है। 1 से स्टार्ट कर रहा है, अगर आप इसको समझने के लिए कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है मैं कह देता हूँ 0 से स्टार्ट करो, तो क्या होगा कि 0 से लेकर 50 तक वो प्रिंट करेगा। अब अगर आप देखें तो ये 0 से स्टार्ट कर रहा है और ये आप देखें 50 तक जा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने चेंज कर दिया। अब दूसरा इसको ज़रा से देखते हैं, जो डिक्रीमेंट की मैं बात कर रहा था कि मैं इसको 50 से शुरू करता हूँ, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया 50, यानी कि इसको उल्टा करना है। ये जो तरतीब आपके सामने नज़र आ रही है 0 से लेकर 50 तक, इसको 50 से लेकर 0 तक लाना है। तो मैं क्या कहता हूँ, आई इज इक्वल टू 50, 50 से शुरू करो और इसको लेके आओ कहाँ तक, 0 तक। लेकिन ये कंडीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप नंबर आपका 50 है, तो आपको कंडीशन लगाओगे कि क्या 50 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो कंडीशन तब ट्रू होगी, अदरवाइज ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो 50 के बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, डिक्रीमेंट। आप नीचे आ रहे हैं, आप 50 से 0 की तरफ आ रहे हैं, आप 0 से 50 की तरफ नहीं जा रहे कि आप आई के अंदर प्लस प्लस करेंगे। आप क्या करेंगे, आई के अंदर माइनस माइनस करेंगे। माइनस माइनस से क्या होता है कि आपका पहले वैल्यू 50 होगी, लूप एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 50 लिखा हुआ आएगा, फिर दूसरी बार माइनस करेगा, 49 कर देगा, फिर कंपेयर करेगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 49 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाके माइनस करके 48 कर देगा, और फिर 48 को कंपेयर करेगा कि क्या 48 बड़ा है या बराबर है 0 के, कंडीशन ट्रू होगी, फिर 48 प्रिंट करेगा, फिर 47, फिर 46 अप टू जब वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो देखेगा कि क्या 0 जो है, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे 0 भी प्रिंट होगा, यानी कि 50 से लेकर 0 तक जाएगा। लेकिन जब आपकी वैल्यू माइनस इसके बाद होगी तो हो जाएगी -1। फिर कंपेयर करेगा क्या -1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे जाके कंडीशन टर्मिनेट होगी। तो फिर उसके बाद ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम रन करते हैं इसको। जी, तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि ये 50 से लेकर और 0 तक आ गया है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ है वो है फंक्शंस। इसके बाद जो लास्ट जो आपका टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे।